बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस लेक्चर में हम कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स के मुतालिक सीखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है क्या। ए कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इज़ अ टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क स्पेसिफिकली designed to process data with grid-like structures such as images। यानी कि CNN या कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बेसिकली इमेजेस जहाँ पर हमें मशीन लर्निंग को इमेजेस की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करना होता है, वहाँ पर हम इसको अप्लाई करते हैं। यानी अगर हम देखा जाए तो हम इसको बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। CNNs are particularly powerful for tasks like image classification, object detection and facial recognition। तो जैसे हमने कहा कि इमेजेस की क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट्स को देखना या ऑब्जेक्ट्स की डिटेक्शन वाया इमेज अगेन, और फेशियल रिकग्निशन ऑल्सो इमेज रिकग्निशन है, तो इसमें इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। CNNs focus on small regions of the input at a time using filters और kernels। अब अगर आपने कंप्यूटर विजन या अपने इमेज प्रोसेसिंग पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि उसके अंदर हम किस तरह से इमेजेस की जो बाउंड्रीज होती हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। वही तरीक़ेकार हम CNN में इस्तेमाल करते हैं। फ़र्क इतना है कि वहाँ पर हमारे पास कर्नल्स वगैरह जो होते हैं, यानी कि जो फ़िल्टर्स के जो वेट्स होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं। यहाँ पर हम मशीन लर्निंग उस पर अप्लाई करके मशीन लर्निंग के ज़रिए उनको इम्प्रूव करते हैं। दिस मिमिक्स हाउ द ह्यूमन विजुअल सिस्टम प्रोसेसेस लोकल विजुअल फीचर्स लाइक एजेस एंड टेक्सचर्स। ए फिल्टर स्लाइड्स ओवर द इनपुट डेटा टू डिटेक्ट स्पेसिफिक पैटर्न्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम इमेज प्रोसेसिंग के अंदर करते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास एक फ़िल्टर होता है। फ़िल्टर बेसिकली हमारे पास एक कर्नल होता है, उसका भी हम थोड़ी देर में देखेंगे पूरा प्रोसेस के वो उसका क्या पर्पस होता है, वो कैसे एजेस को डिटेक्ट करता है। तो उसको हम कॉन्वॉल्व करते हैं, यानी कि उसको हम यूँ कह लेंगे फ़िल्टर को मूव करते रहते हैं, और जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, पिक्सल वैल्यूज़ होते हैं, उसके साथ हम उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जिससे हमें इमेज को की एजेस को डिटेक्ट करने में आसानी होती है। और जब हम इमेज के एजेस को डिटेक्ट कर लेते हैं तो बेसिकली हम फिगर के शेप को डिटेक्ट कर सकते हैं। इनपुट लेयर एक्सेप्ट्स द इनपुट डेटा इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, फॉर एग्जांपल कलर्ड इमेज और ग्रे स्केल इमेज। तो इनपुट लेयर के ऊपर हमारे पास जो CNN होता है उसमें जो इनपुट लेयर होती है, वहाँ पर हम सिंपली जो हमारे पास इमेज की पिक्सल्स की इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे पास डेटा होता है। Input layer does not perform any computations or learning itself. It is simply a placeholder for passing data into CNN। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो इनपुट लेयर होती है वहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं हो रहा होता, सिंपली वहाँ पर हम डेटा को लेकर पास ऑन कर देते हैं आगे। जैसे कि हमने FNN में भी देखा था कि इनपुट लेयर पे कोई प्रोसेस नहीं होता, हिडन लेयर्स के ऊपर प्रोसेस हो रहा होता है। सपोज यू आर फीडिंग अ कलर्ड इमेज of a cat of size 128 by 128 pixels। The input to the CNN will be a 3D tensor that is 128 by 128 by 3। अब ये 3 क्या है यहाँ पर, 128 तो हमारे पास पिक्सल्स हो गए X एंड Y, और ये 3 जो है वो हमारे पास चैनल्स हैं, रेड ग्रीन ब्लू, क्योंकि हमारे पास इनकी इन्फॉर्मेशन भी हमें चाहिए, RGB इन्फॉर्मेशन चाहिए, ताकि हमें पता हो कि वहाँ पर कलर की वैल्यू क्या है। इफ़ इट इज़ अ ग्रे स्केल इमेज द इनपुट शेप वुड बी 128 by 128 by 1। चूँकि हमारे पास ग्रे स्केल के अंदर 3 चैनल्स नहीं होते, एक ही चैनल होता है, तो हमारे पास वहाँ पे वो हो जाएगा 128 by 128 by 1। From input layer, data is passed to the convolutional layer। तो ये डेटा जो होता है हम पहले कॉन्वोल्यूशनल लेयर को पास ऑन करते हैं। कॉन्वोल्यूशनल लेयर क्या है, वही जिसके अंदर हम कॉन्वॉल्व करते हैं, यानी कि फ़िल्टर को अप्लाई करते हैं इमेज की डेटा के ऊपर जो हमारे पास इनपुट पे आया होता है।
The convolutional layer is the core building block of a convolutional neural network. It performs the convolution operation to automatically learn features like edges, textures, shapes, and patterns from input data. The convolutional layer uses filters that slide over the input and detect specific features at different locations. जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि कॉन्वोल्यूशन लेयर के अंदर हमारे पास जो इमेज की जो इन्फॉर्मेशन होती है पिक्सेल्स की होती है, उसके ऊपर हम जो फिल्टर होता है उसको अप्लाई करते हैं. वहाँ पर हम पिक्सल की वैल्यू को फिल्टर पे से पास करके ये डिटेक्ट करते हैं कि डिफरेंस क्या है. यानी कि हमारे पास जहाँ पे हम एक्चुअली हमारा मकसद ये होता है, उस फिल्टर का बिहेवियर कुछ ऐसा होता है कि वो उस पिक्सल की सराउंडिंग के हिसाब से बताता है कि इस पिक्सल से पहले और उसके बाद जो है वो डेटा कितना डिफरेंस आ रहा है. बाउंड्री अमूमन हमारे पास इमेज में वहीं पर होती है जहाँ पर हमारे पास कोई बड़ा चेंज आ रहा हो. मिसाल के तौर पर एक सिंपल एग्जांपल ले लें. अगर हम ग्रे स्केल के अंदर तो सपोज़ कर लें कि हमारे पास एक वाइट बैकग्राउंड पर एक ब्लैक सर्कल है या ब्लैक स्क्वायर है, तो यकीनन बाउंड्री जहाँ पे यानी कि जहाँ पे हमारा वो सर्कल या बॉक्स स्टार्ट हो रहा होगा, तो वो एग्जैक्ट वो पिक्सल जहाँ पर वो उसका पहला पिक्सल है उस बॉक्स का, उसके अगर आप लेफ़्ट राइट हैंड साइड पे लेंगे, अगर हम लेफ़्ट साइड से होते हुए आ रहे हैं तो उसका आप राइट साइड पे देंगे तो ब्लैक पिक्सल होगा और राइट साइड पे आप देंगे तो वाइट पिक्सल होगा. तो जाहिर सी बात है इन दोनों की वैल्यू के अंदर बहुत बड़ा चेंज होगा. तो जहाँ पर ये दो हमें एक बड़ा चेंज नज़र आता है, इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये यहाँ पर ये बाउंड्री स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर इमेज की बाउंड्री है. सो स्मॉल मैट्रिक्स ऑफ 3x3 और 5x5 ऑफ लर्नेबल वेट्स. लर्नेबल वेट्स इसलिए कि हम इसके ऊपर मशीन लर्निंग अप्लाई करेंगे. हम इसके ऊपर इसके जो वेट्स होंगे वो फिक्स नहीं होंगे, बल्कि वो भी जो है वो ट्रेन करेंगे, हम उनको लर्न करेंगे और उसको हम फिर ऑप्टिमम वैल्यूज़ की फाइंड करेंगे. इट स्लाइड्स ओवर द इमेज and performs element-wise multiplication plus summation. Convolution is used to extract meaningful patterns, for example, edges, textures, curves, corners from input data. The filter or kernel slides over the input and emphasizes specific features while ignoring irrelevant details. अब जैसे कि यहाँ पर बेसिकली जो उसका प्रोसेस है वो यहाँ पे बताया है. बाकी अभी हम एक और एग्जांपल के ज़रिए उसको और ज़्यादा अंडरस्टैंड कर लेंगे. यहाँ पर मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक ग्रिड है, इनपुट ग्रिड है. इनपुट ग्रिड में हर एक जो आपको ABCD नज़र आ रहा है बेसिकली एक पिक्सल की वैल्यू है. तो हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे ये वाला जो एक कर्नल नज़र आ रहा है इसको प्लेस करते चले जाएंगे. मिसाल के तौर पे पहले हमने इसको प्लेस किया इस कॉर्नर के साथ, यानी कि 0,0 एलिमेंट जो है उसके साथ, इसके 0,0 को कर्नल को इसके 0,0 के साथ इनपुट के. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिसाल के तौर पे कि आपने क्या किया, पहले इस A को W के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि यहाँ पे जो भी पिक्सल की वैल्यू होगी और यहाँ पे जो कर्नल की वैल्यू होगी उनको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे. इसी तरह से B को X के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, E को Y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, F को Z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इन सबको आप ऐड कर देंगे. इसी तरह से फिर आप इसको 1 स्ट्राइड अगर हम ले रहे हैं तो 1 स्ट्राइड का मतलब होता है कि हम एक खाना मूव कर रहे हैं, एक ब्लॉक मूव कर रहे हैं. तो हमने यहाँ पर अब B जो है वो W के साथ, फिर C जो है वो X के साथ, F Y के साथ और G Z के साथ और इन सबको भी फिर एडअप कर देंगे. इसी सिमिलरली फिर C W के साथ, D X के साथ, G Y के साथ, H Z के साथ, इनको भी फिर आपस में ऐड कर देंगे, सो ऑन. ये जो हमने यहाँ पे प्रोसेस किया है इसको हम कहते हैं कॉन्वोल्यूशन. हम यहाँ पे स्लाइड करते चले जाते हैं कर्नल को. ये स्लाइडिंग से मुराद यही है कि पहले आप इस कर्नल को यहाँ पे प्लेस करेंगे, फिर आप इसको मूव करके यहाँ प्लेस कर देंगे, फिर इसको आप मूव करके यहाँ प्लेस कर देंगे. इस तरह से आप इसको मूव करते चले जाएंगे. ये जो मैंने आपको प्रोसेस एक्सप्लेन किया, ये उसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है. इस तरह से आप उसके अंदर I, J के अंदर M, N जो आपके पास है बेसिकली वो आप एडअप करते चले जाएंगे और उससे आप फिर वो मूव करते चलेंगे, स्लाइड करते चले जाएंगे.
अच्छा, यहाँ पे जाहिर सी बात है आप ये इसमें ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो डायमेंशन होंगे, यानी कि जो आपके पास यहाँ से आप एरिया सेलेक्ट करेंगे इनपुट का, उसकी डायमेंशन एग्जैक्टली वही होगी जो कि आपके कर्नल की डायमेंशन है। एट ईच पोजिशन वी डू ए डॉट प्रोडक्ट बिटवीन ए स्मॉल रीजन ऑफ द इनपुट एंड द फिल्टर। ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया एलिमेंट वाइज और फिर इनको आपस में फिर हमने सबको एड अप कर दिया। सो दिस इज ए डॉट प्रोडक्ट। अब अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात बताई थी कि किस तरह से हम एजेस को डिटेक्ट करते हैं, उसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। हाउ कन्वोल्यूशन डिटेक्ट्स इमेज एजेस। इन ग्रे स्केल इमेजेस ईच पिक्सल होल्ड्स ए ब्राइटनेस वैल्यू 0 विच इज़ फॉर ब्लैक एंड 255 फॉर वाइट। यानी कि अगर हमारे पास बिल्कुल ब्लैक है कलर की वैल्यू, तो वहाँ पर उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो 0, और अगर हमारे पास फिर जैसे जैसे वो लाइट होता चला जाएगा, ग्रेश होता जाएगा, वैसे वैसे हमारे पास उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, और मैक्सिमम जो है वो 255 होगी जब हमारे पास बिल्कुल वाइट होगा। सो एन एज इज अ सडन चेंज इन इंटेंसिटी बिटवीन नेबरिंग पिक्सल्स। सो इफ यू कैन डिटेक्ट चेंज यू कैन डिटेक्ट एजेस। इसको मिसाल आप यहाँ पे देख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर। यहाँ पे इस बॉक्स में आप देख रहे हैं ये एक इमेज है, इसके अंदर ये बैकग्राउंड वाइट है और यहाँ पे ये हमारे पास बॉक्स जो है वो ब्लैक है। तो ये एज है, इस एज को बिल्कुल अगर आप एग्जैक्टली देखें तो इसके बिल्कुल यहाँ पे लेफ्ट भी, यहाँ पर जो इसके बिल्कुल नेक्स्ट पिक्सल होगा वो उसकी वैल्यू 255 होगी, इसकी अपनी वैल्यू 0 होगी, और इसके बाद से नेबरिंग जो होगी वो हमारे पास वो भी ब्लैक होगी। तो इस तरह से वो कॉन्वॉल्व करते हुए जब वो देखेगा तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यूज़ होंगी, अभी हम थोड़ी देर में जब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देखेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर हमारे पास इंटेंसिटी जो होगी वो डिफरेंट होगी। तो जहाँ पे चेंज आएगा वहाँ पर हमें मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे ये चेंज आया है। सो एन एज इज़ अ सडन चेंज इन इंटेंसिटी। जाहिर सी बात है जो हमारे पास वाइट है उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल डिफरेंट होगी उससे जो हमारे पास ब्लैक की इंटेंसिटी है, तो वहाँ पर जो सडन चेंज है वो हमें एज की डिटेक्शन उससे हो सकेगी। तो बेसिकली मकसद ये इस फिल्टर का ये है कि उस चेंज को डिटेक्ट करना। ये जो हम पूरा ये फिल्टर इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उसका मकसद क्या है, इस किस्म के जो शार्प चेंजेस हैं इनको डिटेक्ट करना। तो इमेज के अंदर ये ज़रूरी है, अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम इस किस्म की इमेज प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम ग्रीन बैकग्राउंड या ब्लू बैकग्राउंड या इस किस्म का ऐसा बैकग्राउंड लेते हैं कि जिसके अंदर हम इमेज को डिटेक्ट कर सकें। इसीलिए आप देखें कि जब बहुत सी जगहों पे फोटोग्राफ आपसे लिया जाता है तो एक ख़ास बैकग्राउंड आपसे मांगा जाता है, यानी कि लाइट बैकग्राउंड जैसे स्काई ब्लू वाइट और आपकी इमेज उस पर, ताकि जो एजेस हैं वो आसानी से डिटेक्ट हो सके। Convolution works by applying small filters that compute differences in pixel values which highlights edges. तो कॉन्वोल्यूशन के अंदर जैसे अभी हमने देखा था कि जो प्रोसेस है वो हम किस तरह से अप्लाई करते हैं कि स्मॉल फिल्टर से मुराद ये कि उनका जो साइज़ होता है मैट्रिक्स का वो ज़ाहिर सी बात है इनपुट के मुकाबले में काफ़ी स्मॉल होता है, और उनका मकसद एक एग्जांपल के तौर पे है कि जैसे कि हाईलाइट करना एजेस को, यानी कि फाइंड करना हमारे पास एक इमेज है उसकी बाउंड्रीज को फाइंड करना कि कहाँ से वो इमेज स्टार्ट हो रही है, बैकग्राउंड से उसको सेपरेट करना। सो फॉर एग्जांपल सोबल एक्स filter which moves in that direction detects vertical edges by measuring horizontal left to right intensity edges. तो अब इसको हम अगर देखें इस वाले फिल्टर को तो यहाँ पे हमारे पास ये माइनस, पहले कॉलम में हमारे पास -1 -2 -1, सेकंड कॉलम में हमारे पास ऑल ज़ीरोस, और थर्ड कॉलम में हमारे पास जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, वही एग्जैक्टली उसी का रेप्लिका। जाहिर सी बात ये फ़िल्टर बाकायदा एक तरीके से डिज़ाइन किया गया। अभी हम यहाँ पे इसके फ़िल्टर के डिज़ाइन के ऊपर बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे किस तरह से हम फ़िल्टर को के ज़रिए हम डिटेक्शन करते हैं। तो आगे जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें वहाँ पर हमारे पास क्लियर हो जाएगा किस तरह से ये फ़िल्टर काम करता है का कॉन्सेप्ट। लेकिन इसका यही है फ़िल्टर का बेसिकली कि हमने जो है एज को डिटेक्ट करना है। ये वाला जो सोबल फ़िल्टर है ये हमारे पास वर्टिकल एजेस को डिटेक्ट करने के लिए, और इसी तरह से हमारे पास ये फ़िल्टर जो है वो हॉरिजॉन्टल एजेस या हॉरिजॉन्टल लाइंस को डिटेक्ट करने के लिए, इसको हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पे हम जैसे मूव करते चले जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। इनका जब हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है
subtract values on the left side of a pixel from the values on the right side. जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारे पास उसकी इंटेंसिटी आती है. इनको मेजर करने के बाद हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे. सपोज वी हैव एन इमेज ऑफ अ ब्लैक स्क्वायर ऑन वाइट बैकग्राउंड. बिल्कुल वही फिगर जिसके भी मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहा था, उसी को हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यूज़ करते हैं. और इमेज का साइज़ है, सपोज कर लें 7x7 पिक्सल्स. यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है हमने नंबर ऑफ़ पिक्सल्स बहुत कम रखे हुए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर उसके मैथमेटिकल ऑपरेशन को देखना है, समझना है. तो यहाँ पे वैल्यू हमने सिंपल ली है कि जिसमें हम कंप्यूटेशन कर सकें. और जो स्क्वायर है वो इमेज के बिल्कुल बीच में, और उसका साइज़ 3x3 है. यानी कि ये जो है ये 7x7 है, ये जो हमें नज़र आ रहा है, और ये बीच में जो है ये 3x3 है. इसकी वैल्यूज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर 255 है सारी. यहाँ पर जाहिर सी बात ये पूरी जहाँ पर हर एक पिक्सल जो है वो 255 है. और यहाँ पे चूँकि 7 पिक्सल्स हैं 255 7 इस तरह से, और ये यहाँ पे हमारे पास 3x3 के 0, क्योंकि ये ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो 255 वाइट बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 0 जो है वो ब्लैक बॉक्स को. अब वैसे तो हम स्टार्ट जो है वो फिल्टर को स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जैसे मैंने भी आपको बताया था स्टार्ट से, जैसे ये हमारे पास 0,0 से. लेकिन यहाँ पे हमें चूँकि सिर्फ एज डिटेक्शन कैसे काम करती है उसको बताना है, तो हमने फ़िल्टर को यहाँ पर प्लेस किया है उस पोजीशन पे जिसको आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा है, जहाँ पे ये इसके एक पिक्सल ब्लैक वाइट का है और 2 पिक्सल्स ब्लैक के हैं. बेसिकली हम ये जो मिड वाला पिक्सल है इसको हम डिटेक्ट कर रहे हैं, जिसको मैंने रेड किया हुआ है. सो डिटेक्शन विल बी डन व्हेन द मिडल ऑफ द फिल्टर विल बी प्लेस्ड ऑन द एज ऑफ पिक्सल्स ऑन द एज पिक्सल्स ऑफ द बॉक्स. ये हमारे पास जो सोबल फिल्टर के ऊपर फिल्ट्रेशन करके हम जिससे एज डिटेक्शन करते हैं उसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया है. इसके और भी मेथड्स हैं, ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा मिडिल में ही हो, लेकिन अभी हमने उसी एग्जांपल को लेके समझने की कोशिश कर रहे हैं. सपोज आफ्टर बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट पिक्सल ऑन द टॉप लेफ्ट, जैसे मैंने बताया था कि हम टॉप लेफ्ट जहाँ पे इसको मैंने ब्लू किया वहाँ से स्टार्ट करते हैं, और हम फिर यहाँ तक पहुँच जाते हैं जिसको हमने रेड किया हुआ है, शोन इन रेड. अब यहाँ पर हमारे पास पिक्सल वैल्यूज़ देखें तो ये हैं 255, 255, 255, 255, 00 एंड 255, 00. इसको हमने पहले मल्टीप्लाई किया x करने से, विच इज़ आवर वर्टिकल वन, इनके पास वर्टिकल एज को डिटेक्ट करने के लिए. तो -1 01, -2 02 एंड -1 01. इसका हमने डॉट प्रोडक्ट लिया. ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपके हर एक को इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज से आपने मल्टीप्लाई करना है उनको आपस में ऐड कर देना है. ये सिंपल बेसिक लीनियर अलजेब्रा है जो आपको आता होगा. तो आपके पास यहाँ पर फाइनली वैल्यू आ गई -765, यानी कि यहाँ पर इस जगह के लिए आपके पास वैल्यू आ गई -765. नेक्स्ट हमने जो इसके जो एज हमारे पास था उसके बराबर वाला जो पिक्सल है उसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं. यानी कि अब हमने फ़िल्टर अपना मूव कर दिया 1 स्ट्राइड. पहला हमारा पिक्सल यहाँ पे था, अब हम इसको यहाँ मूव कर दिया. फिर हमने वही प्रोसेस किया डॉट प्रोडक्ट का, और हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 0. तो हमारे पास इसी तरह से हम इसको फ़िल्टर को मूव करते रहेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई -765, 0, 765, 1020, 0120, और इस तरह से ये हमारे पास आ गई. तो अब इसी तरह हमारे पास हमने सारी वैल्यूज़ ले ली एक्स फिल्टर को अप्लाई करके. फिर हमने सिमिलरली वर्टिकल सोबल फिल्टर अप्लाई किया, और फिर हमारे पास हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे. मैग्नीट्यूड बहुत सिंपल है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं इनको स्क्वायर कर देंगे. जो हमारे पास x की वैल्यूज़ आई हैं प्लस जो y की वैल्यूज़ है इनको भी स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे. ये वही जो मैग्नीट्यूड का पुराना फॉर्मूला है. ज़ाहिर बात है हमें x और y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को लेंगे. जैसे यहाँ पर अगर हमने ये वाली वैल्यू लेते हैं x की, तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू लेंगे. इसी तरह से हर एक जो लोकेशन होगी मैट्रिक्स की उसी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को हम लेंगे. तो दिस मैट्रिक्स शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द एज एट ईच 0 पिक्सल
with stronger values indicating stronger edges. The corners show the highest edge strength. यानी कॉर्नर्स पे जो हमारे पास हाईएस्ट स्ट्रेंथ आ रही है और बाकी हमारे पास या एजेस आ रहे हैं, तो बेसिकली ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है. सिमिलरली देयर आर फिल्टर्स टू डिटेक्ट डायगोनल लाइंस. 45 डिग्री फिल्टर भी हमारे पास है और इसी तरह से 135 डिग्री फिल्टर है. ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के फ़िल्टर्स हैं. ये ज़ाहिर सी बात है लिमिटेड नहीं, और भी बहुत सारे फ़िल्टर्स होते हैं. ये सिर्फ खाली आइडिया देने के लिए था कि हमारे पास ये फ़िल्टर्स होते हैं बेसिकली जिनके ज़रिए हम एजेस को डिटेक्ट करते हैं. तो ये एक हमारे पास इम्पॉर्टेंट इसका प्रोसेस है. CNN अप्लाइज ऑल लर्न फिल्टर्स एट ईच लेयर टू द इनपुट एंड लेट्स द नेटवर्क डिसाइड ड्यूरिंग ट्रेनिंग विच फिल्टर्स आर यूजफुल. तो अब यहाँ पर हमारे पास जो फ़िल्टर्स की सिलेक्शन है हमने इसको ख़ुद से नहीं करना होता CNN के अंदर, कि हमने यहाँ पर कौन सा फ़िल्टर अप्लाई करेंगे, वर्टिकल करेंगे, हॉरिजॉन्टल करेंगे, डायगोनल करेंगे. ये काम हमने ख़ुद नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर जो फ़िल्टर की जो वैल्यूज़ हैं वो ख़ुद जो है वो लर्न करेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर या जिस फिगर को उसने डिटेक्ट करना है. तो ज़ाहिर सी बात है ट्रेनिंग के दौरान वो इसको लर्न करेगा मुख्तलिफ फ़िल्टर्स की वैल्यूज़ को, और इस तरह से फिर उसको अप्लाई करेगा जब वो एक्चुअल डिटेक्शन करनी होगी. सो देयर इज़ नो मैनुअल फिल्टर सिलेक्शन, इट इज़ डेटा ड्रिवन. ईच कन्वोल्यूशनल लेयर हैज़ मैनी फिल्टर्स. अब जाहिर सी बात है कि हमारे पास इमेजेस कई टाइप्स की हैं, उनके मुख्तलिफ टाइप के एजेस हैं, तो हमारे पास फ़िल्टर्स भी जिनको उसको उसने ट्रेन करना होता है वो भी कई सारे हैं. जैसे कि यहाँ पर 64 फिल्टर्स हैं. Each filter slides over the input of feature map and produces an activation map. इस प्रोसेस को हम थोड़ी देर में देखेंगे किस तरह से जो है वो. ज़ाहिर सी बात हम 64 फिल्टर्स के लिए तो नहीं देखेंगे, हम देखेंगे तो एक सिंगल फ़िल्टर के लिए, लेकिन ज़ाहिर सी बात है फिर वो जहाँ जो अब अगर हम एक फ़िल्टर के ऊपर वो कैसे प्रोसेस करता है तो बाकी फ़िल्टर्स भी वैसे ही प्रोसेस करता है. सो द आउटपुट ऑफ दैट लेयर इज़ 64 फीचर मैप्स. तो हमारे पास जब 64 फिल्टर्स हैं तो हमारे पास उनकी 64 आउटपुट भी होगी. जो हमारे पास आउटपुट होती है जो हमने अभी जैसे यहाँ पे देखा इस वाली एग्जांपल में, ये हमारे पास फीचर मैप है. ठीक है, इस तरह से हमारे पास वो एक आउटपुट आती है, वो हमारे पास फीचर मैप होता है उसका. एवरी फिल्टर डिटेक्ट्स इट्स ओन लर्न पैटर्न बाय स्कैनिंग कन्वॉल्विंग द फुल इनपुट. The locations where the input matches the filter patterns produces strong activation in the output feature map. Now filters are applied in parallel. अब ये ज़ाहिर 64 फिल्टर्स हैं तो हम इसको वन बाय वन अप्लाई नहीं करेंगे, हम इनको इन पैरेलल अप्लाई करते हैं. This can be done on different GPU threads or CUDA cores or by batching matrix multiplications with libraries like CUDNN, TensorRT और BLAS. तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है इतने सारे फीचर्स, अगर हमारे पास इतने सारे फिल्टर्स हैं और इतने सारे फिल्टर्स को अप्लाई करके हम फीचर एक्सट्रैक्शन की कोशिश कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है इसमें टाइम बहुत लगेगा. तो इसके लिए हम इन तमाम फिल्टर्स को पैरेलल में अप्लाई करते हैं. तो हम उसके लिए या तो GPU के थ्रेड्स को यूज़ करते हैं या फिर मल्टीपल कोर्स को यूज़ करते हैं, और हम बैचिंग मैट्रिक्स को भी अप्लाई करते हैं. वो कैसे भी इसका भी हम देखते हैं. At every convolutional layer, CNN applies all filters to the input independently. No if condition और selection logic. इसमें कोई हम if condition वगैरह अप्लाई नहीं कर रहे होते, सबको अप्लाई कर रहे होते हैं. It is brute force but efficient approach using parallel operations. यानी कि 64 जो हमारे पास फीचर्स है वो फिल्टर्स हैं उन सबको अप्लाई कर रहे होते हैं. इस हिसाब से अप्लाई नहीं करते अगर ऐसा हो तो ये फ़िल्टर अप्लाई करो, अगर ऐसा हो तो फला फ़िल्टर अप्लाई करो, बल्कि सारे 64 अप्लाई कर रहे होते हैं. एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है, लेकिन चूँकि हम पैरेलल ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो ये एक एफिशिएंट ऑपरेशन है. अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को हम बैच में किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं. तो हमारी इमेज का साइज़ जो है वो 5x5 है. सपोज देर आर 9 इनपुट मैट्रिसेस आफ्टर स्लाइडिंग थ्रू 5x5 इमेज. हमारे पास एक 5x5 पिक्सल की इमेज है, उसमें हम 3x3 का जो एक फ़िल्टर अप्लाई करेंगे और इसमें 9 इनपुट मैट्रिसेस पर हम अप्लाई करेंगे. तो अब हम सबसे पहले 5x5 की इमेज में से 9 इनपुट्स
फाइंड कर लेते हैं। 9 इनपुट्स कौन सी होंगी? जैसे पहले हमने यहाँ पर ये एक 3x3 लिया। 3x3 इसलिए लिया कि हमारे पास फ़िल्टर का साइज़ 3x3 है, तो हमने कहा था कि उसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। ये हमारे पास इनपुट आई, इसको हमने फ्लैटन कर दिया, तो हमारे पास अभी एक रो वेक्टर आ गया। इसी तरह से हमारे पास दूसरा फिर हमने सिलेक्ट किया, ये हमारे पास दूसरी इनपुट की रो वेक्टर आ गया। ये भी बेसिकली हमने इसमें से पिक किया और इसको फिर हमने फ्लैटन कर दिया। इसी तरह से हम 9 इनपुट्स का एक मैट्रिक्स बना लेंगे। ये हमारे पास 9 आ गई। यहाँ पे शो मैंने 3 किए, डॉट 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 का मतलब है कि वी हैव गॉट ऑल 9 ओवर हियर। सिमिलरली वी पुट ऑल फ्लैटेंड फिल्टर्स रो वेक्टर्स इनटू मैट्रिक्स। अब जो हमारे पास फिल्टर्स हैं उनको भी हमने फ्लैटन कर दिया है यहाँ पर, और यहाँ पे आपको फ़िल्टर की वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आ रही होंगी, लेकिन बहरहाल अभी ये वो हमारे लिए इस वक्त सिग्निफिकेंट नहीं है। अभी हम सिर्फ खाली देखना चाह रहे हैं कि हम किस तरह से बैच मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो अब हम करेंगे कि नेक्स्ट मल्टीप्लाई इनपुट्स बाय ट्रांसपोज ऑफ फिल्टर्स इनपुट्स, यानी कि इनपुट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके ट्रांसपोज से। तो अब हम देख सकते हैं कि हमने 9 इनपुट्स को एक साथ जो है वो बैच मैट्रिक्स के ज़रिए हमने अप्लाई कर दिया। ट्रेनिंग टेल्स विच फिल्टर्स आर यूजफुल। ड्यूरिंग ट्रेनिंग फिल्टर्स दैट मैच यूजफुल फीचर्स लाइक हॉरिजॉन्टल एजेस, कॉर्नर्स, आइज, व्हील्स विल एक्टिवेट मोर ऑफ्टन। These filters receive strong gradient signals so they get tuned to do better. तो जब इन फिल्टर्स के हम आगे चल के देखेंगे इनकी वैल्यूज़ को भी हम ट्रेन करेंगे। Useless filters that never activate either learn something useful eventually or stay inactive. The network learns what kind of filters are useful for the task. अच्छा, इसमें से हम कोई ये नहीं कहते कि बेस्ट रिजल्ट को हम पहले यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। नो बेस्ट रिजल्ट इज सिलेक्टेड और रिजल्ट्स गो फॉरवर्ड, यानी कि जो भी फिल्टर्स हम अप्लाई करते हैं उससे जो रिजल्ट्स आते हैं वो सारे हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं न्यूरल नेटवर्क को। ऑल फिल्टर्स आउटपुट गो इनटू नेक्स्ट कन्वोल्यूशनल लेयर एंड देन गोज टू पूलिंग लेयर। इसको हम देखेंगे पूलिंग हम किस तरह से करते हैं, और फिर उसके ऊपर हम एक्टिवेशन अप्लाई करते हैं और किस तरह से फिर हम उस पर डिसीजन को अप्लाई करते हैं। So no decision is made about which one is best at this stage. They are combined and passed forward. Next activation function like ReLU is applied for non-linearity. जो हम पहले भी देख चुके हैं हमें non-linearity की ज़रूरत होती है, उसके लिए हमारे पास सबसे बेस्ट जो है वो ReLU है। FNN के अंदर हम इसको बड़ी तफसील से समझा चुके हैं कि ReLU क्यों सबसे अच्छा non-linear फंक्शन है। उसके बाद हम पूलिंग या सब सैम्पलिंग करते हैं, उसमें हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। जब हम उसकी एग्जांपल देखें तब हमें समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से मैक्सिमम वैल्यूज में से फाइंड करते हैं। पूलिंग रिड्यूसेस द साइज ऑफ फीचर मैप्स टू डिक्रीज कंप्यूटेशन एंड प्रिवेंट ओवरफिटिंग। इसके दो फायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि जाहिर सी बात है हम पूलिंग के अंदर जो एक्चुअल हमारे पास कन्वोल्यूशन से आउटपुट आती है उसके एक तो साइज़ को हम रिड्यूस कर देते हैं, और साथ ही साथ इसके ज़रिए हमारे पास ओवरफिटिंग भी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात पूरा का पूरा सैम्पल जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे होते एज डिटेक्शन या जो भी हम काम कर रहे हैं फीचर्स को, तो यहाँ पे हमारे पास ओवरफिटिंग भी उससे ओवरकम हो जाती है। और पूलिंग के कई सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो अप्लाई करेंगे वो मैक्स पूलिंग है जो कि मोस्ट कॉमन है। After several convolution and pooling layers, the output is flattened and passed to fully connected layers. न्यूरॉन्स की हमारे पास लेयर्स होती हैं, जैसे कि हमने FNN में देखी थी, which combine the learned features for final classification or prediction. Produces the final result, often a probability distribution over classes, जैसे सॉफ्टमैक्स इन क्लासिफिकेशन के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर हम फाइनल आउटपुट के ऊपर हम सॉफ्टमैक्स अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं किस तरह से CNN हम अप्लाई करते हैं और किस तरह से उसके ज़रिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अज्यूम करें हमें क्लासिफाई करना है एक 5x5 के ग्रे स्केल इमेज को, और उसके अंदर हम जो फिल्टर इस्तेमाल करें वो है 3x3। क्लासिफाई अ 5x5 ग्रे स्केल इमेज विद अ 3x3 फिल्टर टू एक्सट्रैक्ट ए फीचर मैप। वी विल गो थ्रू द कन्वोल्यूशन, ReLU एक्टिवेशन एंड पूलिंग स्टेप्स। Instead of 0 to 255, we assume pixel values range from 0 to 9.
अब एक्चुअल में तो ग्रे स्केल के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास 0 to 255 होती हैं, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटेशन को आसान करने के लिए और समझने में आसानी के लिए हमने उसकी वैल्यू रेंज को 0 to 9 यानी कि सिंगल फिगर के अंदर महदूद कर दिया, और हम यहाँ पे 0 to 9 को इस्तेमाल करेंगे। तो आप यहाँ यूँ समझ सकते हैं कि इस केस के अंदर यहाँ पे 0 जो है वो ब्लैक है और 9 जो है वो वाइट है। ये हमारे पास इमेज है जिसकी हमारे पास पिक्सल वैल्यूज़ गिवन है 5x5 की, और ये हमारे पास फिल्टर है जिसको हम इस पर अप्लाई करेंगे। दिस इज़ अ सिंपल एज डिटेक्टर। स्लाइड द फिल्टर ओवर द इमेज, मल्टीप्लाई एलिमेंट वाइज एंड सम इन अज्यूम स्ट्राइड इज इक्वल टू 1 एंड नो पैडिंग। इसका मतलब नो पैडिंग का मतलब है कि हम जो है वो फ़िल्टर को इस तरह से प्लेस नहीं करेंगे कि वो खाली जगह हो, यानी कि बिल्कुल कॉर्नर पे ले जाके करें। वो जब हम मिडिल के वाली अप्रोच यूज़ करते हैं फ़िल्टर की, तो वहाँ पे हमारे पास ज़ाहिर सी बात है वो जो हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं जो कि आउटसाइड हमारे पास इमेज के होते हैं, तो वहाँ पर फिर हम उनको पैडिंग करके ज़ीरो कर देते हैं। तो हम अभी उसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर अज्यूम ये करें कि हम अपने फ़िल्टर के जो पहला हमारे पास 0,0 जो फ़िल्टर का होगा, जो इंडेक्स होगा, और जो इमेज का होगा, हम उसको उस पर प्लेस करेंगे। और स्ट्राइड इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या, हम हर बार एक ब्लॉक मूव करेंगे। तो फर्स्ट पोजीशन टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ इमेज, हमारे पास जो ये इमेज है वो आया 1 2 0 4 5 1 और 6 7 0, यानी कि ये जो हमारे पास इमेज है ये, इसमें से हमने 3x3 को यहाँ पे पिक किया। ये हमारे पास सबसे पहला ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर है। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर आ जाएंगे इस पे, फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मूव कर जाएंगे। हम यहाँ पे इस तरह से मूव नहीं करेंगे कि हमारे पास कुछ खाली हों और कुछ ये इसमें आ रहे हों, बाकी यहाँ पे खाली होंगे, फिर उसके लिए हमें पैडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो उसका भी हम उसमें, चूँकि अभी हम प्योर कंप्यूटर विजन के फ़िल्टर्स की और वो किस तरह से काम करते हैं उसमें नहीं जा रहे, तो अभी हमने सिंपल रखने के लिए ये अजम्पशन की है कि हम यहाँ पे पैडिंग को यूज़ नहीं कर रहे। हमने इसको मल्टीप्लाई किया एलिमेंट वाइज विद फिल्टर, और उसको फिर हमने ऐड कर दिया बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट पहले देखा था। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 10। इसी तरह से फिर हमने स्लाइड किया अक्रॉस इमेज, और अब हमारे पास जो है वैल्यूज़ हैं, फाइनली जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं वह हैं 10 3 -4 13 3 -3। ये हमारे पास फाइनल वैल्यूज़ आई हैं 3x3 के हिसाब से। अब इसके ऊपर हम एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे RELU, और हमें मालूम है कि RELU का मतलब ये होता है कि जहाँ पर वैल्यू माइनस में होती है वहाँ पे हमें वो उसको हम 0 से रिप्लेस कर देते हैं और पॉजिटिव वैल्यू को एज इट इज़ छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अब आप देखें कि इसकी वैल्यूज़ आ गई हमारे पास 10 3 13 3 एंड 7 2 0। ये सारी माइनस वाली हमारे पास 0 हो गई। अब जो हमारे पास ये आउटपुट आई है कन्वोल्यूशन की, उसके ऊपर हम पुलिंग को अप्लाई करेंगे। और हमने जैसे भी बताया था कि पुलिंग के कई सारे तरीके हैं, लेकिन हम जिसको अप्लाई करते हैं वो है मैक्स पुलिंग। वैसे तो एवरेज पुलिंग भी है, ग्लोबल पुलिंग भी है, लेकिन मैक्स पुलिंग इज़ द मोस्ट कॉमन पुलिंग मेथड बिकॉज इट प्रिजर्व्स द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स वैल्यूज विच इज़ यूजफुल फॉर इमेज क्लासिफिकेशन। तो मैक्स पुलिंग के अंदर होता है क्या है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हम टेक करते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक 2x2 की मैट्रिक्स है, इसके अंदर हमारे पास मैट्रिक्स में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4, तो हमने यहाँ पे इसको 4 यहाँ पे मैं पिक आ गया, यानी कि इस मैट्रिक्स में जो वैल्यू हम एक्सट्रैक्ट करेंगे वो होगी 4। तो ये सिंपल मेथड है। इट reduces साइज बाय 50% while preserving की फीचर्स। इट वर्क्स वेल फॉर मोस्ट इमेजेस एंड टास्क। तो अब जब हम इसको अप्लाई करेंगे अपने जो हमारे पास कन्वोल्यूशन की आउटपुट आई थी, फीचर मैप आया था उसके ऊपर, तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ गई। हम विंडो का मतलब है कि हम यहाँ पे 2x2 की विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 2x2 की विंडो इस्तेमाल करने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ये आउटपुट है, इसके पहले हमने ये इन दो को लिया, फिर हमने इन दो को लिया, फिर हमने इन दो को लिया, और फिर हमने इन दो को लिया। तो ये 2x2 फिट के हमारे पास फिर विंडो है।
तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 10,3 और 13,3 को हमने लिया, उसमें से ज़ाहिर सी बात है सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 13, वो हमने यहाँ पे 13 ले ली। यहाँ पर 3 है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो नॉर्मली हम करते ये है कि जो फर्स्ट वैल्यू थी उसको पिक कर लेते, तो हमने यहाँ पे 3 ले लिया। मैं आपको इसकी रीज़न बताऊँगा कि मैंने यहाँ पे क्यों एक्सप्लेन किया कि हमने फर्स्ट को किया है, हालांकि दोनों 3 कोई भी आप कर लो क्या फ़र्क पड़ता है, ये आगे चल के हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पर इस वाले के अंदर 3 के अंदर भी हमारे पास 13 है और यहाँ पर 4 के अंदर भी हमारे पास 3 आ गया। तो हमारे पास इसका मतलब है कि पूल्ड फीचर मैप क्या आ गया 13,3 एंड 13,3। और इसको हम फ्लैटन कर देंगे, जैसे हम पीछे वैल्यूज़ देखते आ रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 13,3, यानी कि हमारे पास रो वेक्टर आ जाएगा 1 रो एंड 4 कॉलम्स, 13,3 एंड 13,3। तो अब हमारे पास अज्यूम ये करें कि हमारे पास 2 डेंस लेयर है। डेंस लेयर से मुराद यहाँ पर तकरीबन वही है जो FNN के अंदर हमारे पास हिडन लेयर था, यानी कि जो प्रोसेसिंग हो गई है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो जहाँ वहाँ पे हम उसको हिडन लेयर कह रहे थे, यहाँ पे हम उसको डेंस लेयर कह रहे हैं। काम हम दोनों जगह एक ही कर रहे थे, वहाँ पे भी हम जो है वो जो हमारे पास एक्चुअल फंक्शन था उसको वहाँ अप्लाई कर रहे थे, एस्टिमेशन फंक्शन को। यहाँ पे भी जो हम एस्टिमेशन फंक्शन को इन लेयर्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डेंस लेयर विद 2 आउटपुट्स, 2 क्लासेस के लिए यहाँ पे हमने अज्यूम किया है। यहाँ पे हमारे पास अजम्पशन यही है कि हमारे पास सिर्फ एक डेंस लेयर है, मल्टीपल भी हो सकती हैं, लेकिन अभी हमने चूँकि खाली इसके मैथमेटिकल ऑपरेशन को समझना है तो हमने यहाँ पे अभी फ़िलहाल एक डेंस लेयर को लिया है। और यहाँ पे हमारे पास 2 आउटपुट्स हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हम 2 क्लासेस, क्लासिफिकेशन में सिर्फ 2 क्लासेस को ले रहे हैं। तो और ये जो हमारे पास वेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये ट्रेंड वेट्स हैं, यानी कि ये हमने ट्रेनिंग से हासिल किए हैं। अब ये हम आगे चल के देखेंगे हम ट्रेनिंग कैसे करते हैं, उस वक्त हम देखेंगे कि हमारे पास वेट्स कैसे आए। अजूम ये करें कि हम इस वक्त जो अप्लाई कर रहे हैं ये एक हमारे पास ट्रेंड डेटा है, तो यहाँ पे हम ये वेट्स हैं, ट्रेंड वेट्स। क्लास 0 के लिए हमारे पास वेट्स ये आपको नज़र आ रहे हैं 0.2, 0.4, 0.1, 0.5 एंड क्लास 1 के लिए ये वेट्स हैं। और बायसेस हमारे पास 0.1 एंड 0.2। तो सिंपली हमने क्या करना है, दोबारा से मल्टीप्लाई कर देना है किसको, जो हमारे पास इनपुट आ रहा है, इनपुट वैल्यूज़ हैं उनको उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेट से। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास वेट्स हैं और यहाँ पर हमारे पास ये इनपुट है। तो ये बेसिकली हमारे पास अब इनपुट है जो कि हम इनपुट करेंगे डेंस लेयर के दोनों नोड्स के ऊपर। और हमारे पास चूँकि 2 वहाँ पे वेट्स हैं क्लासेस के हिसाब से, तो पहले हम इसको क्लास 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इसको क्लास 1 से के वेट से करेंगे और वहाँ पे हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये वैल्यूज़ जो हैं ये 13.3 ये हमारे पास इनपुट हैं और ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेट्स हैं, उनसे हमने उनको मल्टीप्लाई किया, उनको ऐड कर दिया और ये 0.1 बायस है। तो वैल्यू हमारे पास आ गई क्लास 0 के लिए 6.7 और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई Z1, इसको हमने Z0 कह दिया, यानी कि हमारे पास चूँकि 2 नोड्स हैं तो हमने एक को Z0 कह दिया, एक को हमने Z1 कह दिया और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 16.7। अब हम इसके ऊपर अब हम आउटपुट लेयर पे आ गए, क्लासिफिकेशन हमने करनी आउटपुट लेयर के ऊपर, तो वहाँ पर हम सॉफ्ट मैक्स को अप्लाई करेंगे। सॉफ्ट मैक्स का जो हमारे पास फॉर्मूला वो है ईस्ट पावर z डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल ईस्ट पावर z। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ 6.7 हमारे पास 8.2 है और एक्सपोनेंशियल ऑफ 16.7 हमारे पास ये फिगर है। इस सम के लिए जो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है, इसके लिए हमने इनको आपस में ऐड अप कर दिया। और प्रोबेबिलिटी फॉर क्लास 0 यानी कि Z0 के लिए हमने निकाला, तो हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी क्या आई है 812, जो कि हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल आया था, डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, तो हमारे पास आ गया 0.00045। और जब हमने
क्लास 1 के लिए किया तो हमारे पास आ गया 0.999955। अब हमने यहाँ पे डेंस लेयर को यूज़ तो कर लिया, लेकिन अभी हमने डेंस लेयर को ज़्यादा तफसील से एक्सप्लेन नहीं किया कि डेंस लेयर है कहाँ से आई। अगर FNN को आपने देखा हुआ तो किस हद तक आपको समझ में आ चुका होगा ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा उसको और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। अ डेंस लेयर is a layer in which every input neuron is connected to every output neuron. It performs a weighted sum of inputs followed by an activation function typically used near the end of CNNs. तो यहाँ पर हमारे पास जो वेट्स होते हैं न्यूरॉन्स के, उनके ज़रिए हम फीचर्स को उनके ऊपर अप्लाई करते हुए मल्टीप्लाई करते हैं और फिर बाद में हम उसको क्लासिफिकेशन के लिए आगे आउटपुट पे दे देते हैं। तो इनपुट वेक्टर हमारे पास ये है x1 x2 और वेट्स हमारे पास ये w और ये बायसेस हैं। तो ये बिल्कुल हमने उसी तरह से उसको अप्लाई किया है जैसे अगर आपको याद हो कि हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में किया था, लीनियर रिग्रेशन में किया था, FNN में किया था। यहाँ पे भी हम उसी तरह से उसको अप्लाई कर रहे हैं कि वेट को जो इनपुट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद उसमें बायस को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाती है। और उस एस्टिमेटेड वैल्यू के ऊपर बाद में हम फिर क्लासिफिकेशन अप्लाई कर देते हैं। अगर बाइनरी हो तो सिग्मॉइड हो गया, मल्टी क्लासिफिकेशन हो, मल्टी क्लासेस हो तो हम फिर सॉफ्टमैक्स अप्लाई करते हैं। तो ये हमने अप्लाई किया हुआ है, w को x से मल्टीप्लाई किया प्लस b किया। और अगर आप शुरू से ही इसको फॉलो करते आ रहे इस कोर्स को तो ये अब आपके लिए बहुत ही ट्रिवियल चीज़ होगी, बहुत इजीली आपको समझ में आ चुकी होगी क्योंकि ये कई बार रिपीट हो चुकी है। तो ये इसके ज़रिए आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आ सकता है इस तस्वीर के ज़रिए। अब यहाँ पे हमारे पास इमेज है, उस पर हमने जो कर्नल फ़िल्टर जिसके हम शुरू में बात करें तो उसको हमने अप्लाई किया। जब हमने इसको अप्लाई किया तो हमारे पास ये कॉन्वोल्यूशनल लेयर आई जिसके ऊपर फिर हमने ReLU को अप्लाई किया नॉन लीनियरिटी के लिए। फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर पूलिंग को अप्लाई किया यहाँ पर, और फिर हमने जो है उसके बाद उसको फ्लैटन कर दिया। अब फ्लैटन करने की रीज़न आपके सामने अब क्लियर होगी कि हमने ज़ाहिर सी बात है इसको अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर जो हमारे पास इनपुट लेयर पे जो हमारे पास नोड्स हैं उनको फीड करने के लिए। और बिल्कुल FNN की तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जितने भी इसकी ये इनपुट्स हैं वो हर एक के ऊपर यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से न्यूरल नेटवर्क के अंदर FNN की तरह यहाँ पे सब पे जा रही हैं। ये इस पे भी है, ये इस पे भी जा रही है, ये इस पे भी है, यानी कि ये जो नेक्स्ट लेयर के ऊपर जितने भी नोड्स हैं इन सब के ऊपर ये इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन हो के यहाँ पे ये वैल्यूज़ आई हैं और उसके ऊपर फिर हमने सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन अप्लाई किया तो हमारे पास मिसाल के तौर पर इस केस के अंदर हमारे पास 0.7 आ रहा है विच इज़ द हाइस्ट, सो इट मोस्ट लाइकली इट इज़ ज़ेब्रा। और ये भी एक और फिगर है जिसको आपको हेल्प आउट करेगी इसी चीज़ को थोड़ा सा समझाने में। ये आपके पास इमेज है, यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल इस लिहाज से कि हमने सिर्फ एक ही पूलिंग लेयर है जो कि हम जैसे हमने अपनी एग्जांपल में भी देखा था। ये कॉन्वोल्यूशनल लेयर के ऊपर हमने जाहिर सी बात है ये फ़िल्टर अप्लाई करके कॉन्वोल्यूशनल लेयर हमारे पास आई है जो हमारे पास आउटपुट आई है। तो कॉन्वोल्यूशनल लेयर की जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि हमने इमेज के ऊपर जो है जो फ़िल्टर अप्लाई किया होता है उससे जो हमारे पास आउटपुट आती है वो हमारे पास कॉन्वोल्यूशनल लेयर होता है। और उसके ऊपर जब हम पूलिंग को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये पूल्ड आउट फीचर मैप आ जाता है और फिर उसके बाद हम उसको फ्लैटन करके इनपुट पे डाल देते हैं और यहाँ से फिर हम उसके बाद ये फुली कनेक्टेड लेयर है और ये हमारे पास आउटपुट है। ट्रेनिंग ऑफ CNN वेट्स एंड बायसेस। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इन वेट्स और बायसेस को ट्रेन करते हैं CNN के लिए। सपोज अ बाइनरी क्लासिफिकेशन जैसे कि डिटेक्शन ऑफ एन इमेज of 4x4 size contains a vertical edge। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक vertical edge के ऊपर इसकी कैलकुलेशन को देखेंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए। Suppose input image is as given or as shown on your screen, x is equal to 1 0 2 1 and so on। ये इमेज के पिक्सल्स के वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे चूँकि हम जो कंप्यूटेशन है उसको सिंपल रखना चाहते हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर जो पिक्सल्स की वैल्यूज़ हैं वो भी बहुत सिंपल रही हैं, खाली 1 0 2 1। वैसे आपको मालूम है कि ग्रे स्केल के अंदर भी इसका जो रेंज है वो 0 to 255 है, लेकिन यहाँ पे सिंपल कंप्यूटेशन के लिए हमने इसको सिर्फ 1 0 2 तक रखा हुआ है।
और इसका जो हमने लेबल रखा हुआ है वाई है, यानी कि ये इमेज जो पिक्सल वैल्यूज़ हैं इसके हिसाब से इस इमेज का जो लेबल है वो है 1,0, यानी कि 1 हॉट इनकोडिंग हमने इसकी की हुई है। तो अब 1 हॉट इनकोडिंग क्या होती है थोड़ी सी मैं पहले एक्सप्लेन कर देते हैं उसको। What is one hot encoding? One hot encoding is a method used to represent categorical data as binary vectors. It is commonly used in machine learning and deep learning to convert categorical variables like names, colors, or labels into numerical format that models can process. For categorical variable with n unique values, one hot encoding represents each value as a vector of length n. One element is set to 1 and all other elements are 0. तो इसके अंदर हम करते ये हैं कि हम जिस क्लास को हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे इसका ये वैलिड है, यानी कि ये इट बिलोंग्स टू दिस क्लास, क्योंकि यहाँ पे इनकोडिंग के हिसाब से वो 1 या 0 में होती है, तो उसको हम 1 कर देते हैं, बाकी सबको 0 कर देते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कैट, डॉग और मंकी है, और हम ये कहते हैं कि ये जो है हमने पहला रखा हुआ है कैट के लिए, दूसरा डॉग के लिए और तीसरा मंकी के लिए। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर वो जो इमेज है वो कैट है तो हमारे पास होगा 1 0 0। अगर वो डॉग है तो हमारे पास उसकी वैल्यूज़ होंगी वेक्टर की 0 1 0, यानी कि यहाँ पे 1 का मतलब है कि डॉग है ये, कैट या मंकी नहीं है। और अगर वहाँ पर वो 0 0 1 है तो इसका मतलब है कि वो कैट और डॉग नहीं है बल्कि मंकी है। यहाँ पे चूँकि हम बाइनरी क्लासिफिकेशन यूज़ करें तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 हैं क्लासेस, या तो क्लास ए आप कह लीजिए क्लास ए वैलिड है या क्लास बी है, यानी कि इमेज या तो क्लास ए से बिलोंग करता है या क्लास बी से बिलोंग करता है। सो इन वन हॉट इनकोडिंग द पोजीशन ऑफ द 1 इंडिकेट्स द ट्रू क्लास। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, वेक्टर क्या है 1,0, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो अगर ये किसी इमेज के साथ मैंने इसको ये लेबल किया हुआ है 1,0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इट बिलोंग्स टू क्लास 0। और अगर मैंने 0,1 किया हुआ है तो इसका मतलब है कि इट बिलोंग्स टू क्लास 1। ठीक है, इसकी ट्रू क्लास जो है वो, इसका लेबल जो है वो क्लास 1 है। सो 1,0, द 1 इज एट इंडेक्स 0, दिस मीन्स क्लास 0 इज ट्रू क्लास, एंड 0,1 मीन्स दिस क्लास 1 इज ट्रू क्लास। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले अपने कन्वोल्यूशन लेयर की फ़िल्टर्स की वैल्यूज़ अज्यूम करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो हम ट्रेन करते हैं, हम पहले से प्री डिफाइंड नहीं होती। तो यहाँ पर हमने इनिशियल वैल्यूज़ जो है अपने फ़िल्टर की वो यहाँ पे डिफाइन की हुई है 0.5 -0.5 एंड 0.5 एंड 0.5, यानी कि ये पहली रो है 0.5 और -0.5 की, और ये सेकंड रो है 0.5 एंड 0.5 की। ये 2x2 का मैट्रिक्स लिया हमने। पीछे जब इससे पहले कन्वोल्यूशन एक्सप्लेन किया था तो उसमें हमने मोस्टली 3x3 की फ़िल्टर लिया था, लेकिन हमने सिंपल कंप्यूटेशन के लिए यहाँ पे उसका साइज़ रिड्यूस कर दिया, उसको हमने रख लिया 2x2। और बायस जो है वो है 0.0। अब जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि सबसे पहले हम रीजन यानी कि पैच पिक करते हैं इनपुट डेटा में से, और जो हमारे पास पैच का साइज़ या इनपुट का साइज़ होता है, रीजन का साइज़ होता है, वो सेम वही होता है जो कि हमारे फ़िल्टर का साइज़ होता है। तो चूँकि हमारे फ़िल्टर का साइज़ 2x2 है तो यहाँ भी हमने 2x2 लिया। अगर वो 3x3 होता तो यहाँ भी हम फिर रीजन जो लेते पिक करते इनपुट डेटा में से वो 3x3 होता, और उसको हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ़िल्टर वेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उनको सबको आपस में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाएगा। जैसे इसका आया है 1, फिर इसका 0 1 0 1, और इसी तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो जब हमने ये सारी कंप्यूटेशन कंप्लीट कर ली, इसको हम कन्वॉल्व करते चले गए। मैंने यहाँ पे कन्वॉल्व करने को एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि जाहिर सी बात है मैं इस वक्त बहुत तफसील के साथ पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ये ऑलरेडी आपको अंडरस्टैंड
कर चुके हैं कि किस तरह से हम फ़िल्टर को मूव करते चले जाते हैं और उसको हम मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग वेट्स के साथ, उनको हम ऐड करते हैं। तो हमारे पास फाइनल जो रिज़ल्ट आया वो 3/3 की हमारे पास एक कॉन्वोल्यूशन आउटपुट आ गई, हमारे पास फीचर मैप है। और जैसे हम पहले भी फॉरवर्ड पास की एग्जांपल में देख चुके हैं कि हम जब कॉन्वोल्यूशन आउटपुट ले लेते हैं उसके बाद उसकी पूलिंग करते हैं, और पूलिंग की रीज़न भी हमें मालूम है। पूलिंग हम इसलिए करते हैं कि एक तो हम डेटा का साइज़ रिड्यूस करना चाहते हैं जिससे कि हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है, यानी कि वक्त जो दरकार होता है उसको प्रोसेस करने में वो कम लगता है, और साथ ही साथ जो है वो ओवरफिटिंग को भी हम अवॉइड करते हैं। मैक्स पूलिंग में हम किस तरह से करते हैं कि हमने यहाँ पे मिसाल के तौर पर उसका जो साइज़ रखा हुआ है वो 2/2 रखा हुआ है और स्ट्राइड इसका 1 रखा हुआ है, यानी कि इसमें कॉन्वोल्यूशन में हम इसमें से एक मैट्रिक्स लेंगे 2/2 की, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है 1 0 0 0.0 1.0 एंड 0.5, दिस इज़ दिस एरिया, और इसमें से हमने मैक्सिमम वैल्यू पिक कर ली विच इज़ 1.0, तो हमने यहाँ पे 1.2 लिख लिया। अगर हमारे पास दो सेम वैल्यूज़ होती हैं तो उसमें से हम जनरली जो पहली वाली वैल्यू आती है उसको हम पिक कर लेते हैं या चूज़ कर लेते हैं। फिर इसी तरह से हमने फिर मूव किया, अब हमारे पास फिर ये दूसरा 2/2 आ गया, इसके अंदर में से इसमें से हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू अगेन 1.0, ये वाली 1.0 को हमने ले लिया, और फिर हमने इसी तरह से 2.0 को ले लिया इसमें से, यहाँ से ये वाला 2.0 जो हमारे पास पहले आया है, और इसी तरह से फिर हमने दूसरे वीडियो हमारे पास ये 2.0, चूँकि इसमें 2.0 एक ही है तो ये 2.0 हमने यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू के तौर पे ले लिया। तो ये हमारे पास मैक्स पूलिंग कंप्लीट हो गई, और उसको फिर हमने फ्लैटन कर दिया। फ्लैटन क्यों किया? क्योंकि हमने इसको एज एन इनपुट यूज़ करना है अपने न्यूरल नेटवर्क में। तो अब हम मूव करते हैं डेंस लेयर की तरफ। तो यहाँ पर हमने दो डेंस लेयर ज्यूम किए हैं। डेंस लेयर 1 जिसका इंडेक्स हमारे पास है 0, इसको हमने 0 इंडेक्सिंग की है उसकी, और डेंस लेयर 2 जिसका इंडेक्स है 1, और आउटपुट लेयर जिसको हमने इंडेक्स किया है 2। ये इंडेक्सिंग इंपॉर्टेंट है, आगे जाके जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो सब ये इंडेक्सेस यूज़ करेंगे, तो इंडेक्सिंग जहन में होनी चाहिए। डेंस लेयर 1 का इंडेक्स है 0, डेंस लेयर 2 का इंडेक्स है 1, और आउटपुट लेयर का इंडेक्स है 2। अब यहाँ पे हमने वेट बताया है, एज्यूम किया है इनिशियल वेट किसके लिए? डेंस लेयर 1 के लिए, और यहाँ पे हमने लिखा है W0। क्यों? क्योंकि 0 इज़ फॉर डेंस लेयर 1, यहाँ पे जो 0 इंडेक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? डेंस लेयर 1 को। तो यहाँ पे हमने W0 लिया। ये वैल्यूज़ जो हैं ज़ाहिर सी बात है रैंडम है, आर्बिट्ररी हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वैसी जो हम पहले भी हम FNN के अंदर देख चुके हैं कि जिस तरह से हम रैंडम वैल्यूज़ को चूज़ करते हैं बाकायदा एक फार्मूला के तहत, तो इसी तरह से ये भी उसी तरह से पिक की गई हैं। तो इनिशियली ज़ाहिर सी बात है कि हमें हमेशा जो है वेट्स और बायसेस की वैल्यूज़ जब भी होता है ट्रेनिंग होती है तो उसमें हमेशा हमें रिज्यूम करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो हमारे पास इनिशियली तो मौजूद नहीं होती हैं, जिनको हमने आगे चल के फिर ट्रेन करना होता है। और हर एक डेंस लेयर में हमारे पास 2 न्यूरॉन्स हैं। तो डेंस लेयर 1 में हमारे पास चूँकि 2 न्यूरॉन्स हैं, तो ये मेरे पास जो ये वाला वेट है ये न्यूरॉन 1 के लिए, ये वाला जो आपको नज़र आया है फर्स्ट रो, और ये सेकंड रो है ये मेरे पास न्यूरॉन 2 की है। ये मेरे पास डेंस लेयर 1 की बात है। और इसी तरह से डेंस लेयर 2 के अंदर जो मेरे पास वेट है, अब ये 1 जो है वो मेरे पास इंडिकेट कर रहा है डेंस लेयर 2 को, क्योंकि हमने डेंस लेयर 2 की इंडेक्सिंग 1 रखी हुई है। और इसके अंदर इसी तरह से ये पहली रो जो है ये मेरे पास वेट्स है न्यूरॉन 1 के, और ये दूसरे ये वेट्स है मेरे पास न्यूरॉन 2 के, और इसी तरह से फिर मेरे पास ये बायस है, इसमें भी ये मेरे पास न्यूरॉन 1 के लिए और फिर ये न्यूरॉन 2 के लिए। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं फिगर के अंदर क्लियर है कि यहाँ पर हमारे पास जो इनपुट हैं ये हर एक, ये मेरे पास डेंस लेयर 1 है, ये डेंस लेयर 2 है, और ये इनपुट इन तमाम इनपुट्स जो हैं हर एक के साथ कनेक्टेड हैं। फुली कनेक्टेड हमारे पास नेटवर्क होता है। तो फुली कनेक्टेड से मुराद हमारी यही होती है कि मेरे पास ये जो इनपुट है ये दोनों जो डेंस लेयर 1 के दोनों न्यूरॉन से उनसे कनेक्टेड है। इसी तरह से ये इनपुट भी डेंस लेयर
वन की दोनों इनपुट से डेंस लेयर 1 की दोनों न्यूरॉन से कनेक्टेड है, ये इनपुट भी दोनों से कनेक्टेड है और ये वाली भी कनेक्टेड है। तो जब ये वाली इनपुट यहाँ से यहाँ पे मूव करेगी तो ये जो x की जो भी वैल्यू होगी उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0.1 से, और इसी तरह से जब यहाँ से वैल्यू मेरे पास आएगी न्यूरॉन 1 पे तो मेरे पास उसकी वैल्यू होगी 0.2। यहाँ से जो मेरे पास वैल्यू आएगी उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा -0.1 से, और यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आएगी उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0.3 से। सिमिलरली जब ये फर्स्ट ये वाली इनपुट मेरे पास न्यूरॉन 2 पे जाएगी तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा -0.2 से, इस वाली को मल्टीप्लाई करूँगा 0.1 से, इसको 0.4 से और इसको 0.2 से। और यहाँ से हमारे पास आप देख सकते हैं दो आउटपुट्स आ रही हैं, एक ये वाली, यानी कि ये दो न्यूरॉन हमारे पास न्यूरॉन्स है डेंस लेयर 2 के, तो इसके ऊपर ये एक इनपुट यहाँ पे और एक इनपुट यहाँ पे, और ये इसी तरह से यानी इस न्यूरॉन के ऊपर हमारे पास दो इनपुट्स आ रही हैं। तो जब ये वाली आएगी तो मेरे पास ये 0.3, और जब ये वाली इनपुट आएगी तो -0.2। इसी तरह से जब ये वाली इनपुट इस वाले न्यूरॉन से ये वाली इनपुट यहाँ आएगी तो 0.1, और जब यहाँ पे आएगी तो 0.4। तो यहाँ पर हमने जो मैंने भी आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया था वही चीज़ यहाँ पे हमने शो की है। ये इनपुट है हमारे पास, जो कि आउटपुट है बेसिकली कूलिंग लेयर की, जिसको हमने फ्लैटन किया था, और उसको पहले जब हम Z0 करेंगे तो उसमें हमारे पास जो हमारे पास W0 है, जो हमारे पास वेट है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। तो अब हमारे पास Z0 में हमने सिंपली जो है वो W की, W0 की, x की और B0 की वैल्यूज़ को प्लेस किया। अब हम कंप्यूट करेंगे इसको इस तरह से कि पहले हम फर्स्ट रो को करेंगे, यानी कि हमने जो है ये वाला जो हमारे पास फर्स्ट रो है 0.1, 0.2, -0.1 और 0.3, इसको हमने मल्टीप्लाई किया इस वाले रो वेक्टर से, और साथ ही साथ फिर हमने इसमें ये वाला जो पहली वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट रो है बायस की, इसको हमने इसमें ऐड कर दिया, तो हमारे पास टोटल वैल्यू होगी 0.8। इसी तरह से फिर हमने सेकेंड रो ली और उसको भी फिर हमने अपने x से मल्टीप्लाई किया, और फिर हमने बायस की सेकेंड रो यहाँ पे ऐड की विच इज़ 0.2, और हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई 1.3। तो हमारे पास Z0 आ गया 0.8 एंड 1.3। इसी तरह से अब हम डेंस लेयर 2 को लेंगे और यहाँ पे हम W1 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, और हमारे पास B1 आ जाएगा। तो हमारे पास बिल्कुल इसी तरीके से जैसे भी हमने Z0 को मल्टीप्लाई किया था, इसी तरह से हमने Z1 को भी मल्टीप्लाई किया, एडिशन की, और हमारे पास वैल्यूज़ आ गई 0.03 एंड 0.55। और हमने एक्टिवेशन रूल अप्लाई कर दिया ReLU को। ReLU का आपको पता है कि उसमें हमारे पास अगर वैल्यू लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव होती है तो उसको हम 0 कर देते हैं, अदरवाइज़ जो वैल्यू Z की होती है वही रहती है, यानी कि अगर वो इस केस में हमारे पास वो पॉजिटिव है 0.03 एंड 0.55 तो वही रहेगी। ये ReLU फंक्शन हमने यहाँ भी अप्लाई किया था, A0 = 0.8 एंड 1.3। ReLU फंक्शन हम क्यों अप्लाई करते हैं, कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। हम नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, और उसके बाद फिर हमने फाइनली आउटपुट पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उसमें हमने सॉफ्टमैक्स को अप्लाई कर दिया। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। सॉफ्टमैक्स का हमारे पास ये फॉर्मूला है E(Zi)G, और सम ले लेंगे E(Zi) का। तो पहले हमने y1 निकाला और ये फिर हमारे पास y2 आ गया। तो ये हमारे पास y हेड जो है एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई 0.373 एंड 0.627। अब हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल लेवल है, वो है y = 1,0। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस एंट्रोपी लॉस फाइंड करेंगे। ये वही फॉर्मूले हम कई बार पहले देख चुके हैं। तो जब हमने क्रॉस एंट्रोपी का फॉर्मूला अप्लाई किया, जिसको बहुत सिंपल है कि yi है उसके हम लॉग लेंगे एस्टिमेटेड का, उसे मल्टीप्लाई करेंगे और सबको हम सम करते चले जाएंगे। फाइनली हम इसको, ये हमारे पास -sin f इक्वेशन की। तो
हमारे पास वैल्यू आ गई 0.986। इसका मतलब है कि लॉस जो है वो 0.986 है। जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा लॉस है। तो अब हम देखेंगे किस तरह से हम बैक प्रोपेगेशन करके हम अपने वेट्स को अपडेट करते हैं। तो अभी तो हमने जो कुछ किया था वो फॉरवर्ड पैस था, जो हम पहले भी देख चुके हैं। हमने एक और जो एग्जांपल देखी थी इससे पहले। यहाँ से एक्चुअल ट्रेनिंग का पार्ट शुरू होता है बैक प्रोपेगेशन का। अच्छा, लॉस हम हर बार क्यों कंप्यूट करते हैं? ताकि हमें पता रहे कि हमने जो अपने वेट्स को अपडेट किया था, तो अब अपडेट होने के बाद लॉस में कितनी कमी आई है, और हम उसको अपडेट करते चले जाते हैं वेट्स को जब तक कि ये लॉस जो है वो बहुत कम ना हो जाए। कम से मुराद ये कि जो प्रीवियस लॉस और नेक्स्ट लॉस है उसके दरमियान डिफरेंस है वो बहुत कम रह जाता है। तो फिर हम उसको फिर मज़ीद वेट्स को अपडेट करना बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले हम पहले भी देख चुके हैं, सबसे पहले बैक प्रोपेगेशन में हम सबसे पहले जो चीज़ कंप्यूट करते हैं वह ग्रेडियंट। तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट किस पे कंप्यूट करेंगे? आउटपुट लेयर पे। तो आउटपुट लेयर पे जो ग्रेडियंट है वो बहुत सिंपल है। आप देखें यहाँ पे जो ग्रेडियंट के साथ हमने यहाँ पे 2 लिखा है, ये 2 बेसिकली रिप्रेजेंटिंग इंडेक्सिंग ऑफ आउटपुट लेयर, क्योंकि हमने शुरू में आपको बताया था कि आउटपुट लेयर को हमने इंडेक्स किया 2, तो 2 इज़ रिप्रेजेंटिंग आउटपुट लेयर। तो डेल्टा 2 इज इक्वल टू वाई हैट माइनस वाई। बहुत सिंपल है कि जो आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू है उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दें अपनी एक्चुअल वैल्यू को, तो आपके पास जो है वो ग्रेडियंट आ जाएगा, विच इज़ इन दिस केस माइनस 0.627 एंड 0.627। जो हमारे पास ये एस्टिमेटेड वैल्यू थी, ये हमारे पास ट्रू वैल्यू थी, उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया। इसी तरह से ये हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू है 0.627, उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया 0 को, जो कि हमारी एक्चुअल वैल्यू है। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट आ गया एट आउटपुट लेयर। नेक्स्ट वी हैव टू कंप्यूट ग्रेडियंट एट डेंस लेयर 2, और डेंस लेयर 2 का जो इंडेक्स है वो 1 है। तो अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो जनरल फार्मूला है उसको देख लें ग्रेडियंट का, जो कि डेंस लेयर पे हम अप्लाई करते हैं, आउटपुट लेयर पे अप्लाई नहीं करते, डेंस लेयर पे अप्लाई करते हैं। और वो है डेल्टा एल, एल इज़ फॉर इंडेक्स, इज इक्वल टू डब्ल्यू एल प्लस 1, यानी कि जो भी इंडेक्स इस वक्त आप जिसके लिए कंप्यूट करें उसमें आप 1 ऐड करें और उसका फिर ट्रांसपोज लें, और साथ में डेल्टा एल प्लस 1। ये भी डेल्टा एल प्लस 1 क्या है? जो आप इस वक्त जिस करंट लेयर की जिसके ऊपर आप इंडेक्सिंग ग्रेडियंट फाइंड कर रहे हैं उसमें आप 1 ऐड कर दें। और उसके बाद इसको हेडमड मल्टीप्लिकेशन कर दें आप किसके साथ? ReLU के साथ। हेडमड ऑपरेटर है ये। तो ये आप किस तरह से हम इसको भी ब्रीफली देख लेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म होती है। बहुत सिंपल है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ? L की जगह 1 आ गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेंस लेयर 2 का इंडेक्स किया 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे W 2 आया क्योंकि 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, डेल्टा 2 हेडमड ऑपरेटर ReLU डेरिवेटिव Z1, 1 इंडेक्स है। हेडमड ऑपरेटर क्या है? एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स की। सिंपली जैसे A1 को हमने B1 से मल्टीप्लाई किया, A2 को B2 से मल्टीप्लाई करेंगे और A3 को B3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड हेडमड ऑपरेटर। और डेरिवेटिव ऑफ Z जो है वो हमारे पास 1 है फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ Z, और अगर हमारे पास वो 0 आ रहा है तो उसका डेरिवेटिव भी 0 होगा। अब इसमें जो हमने पीछे देखा था वहाँ पे हमारे पास W2 था, डेरिवेटिव हमने जो वेट लिया था वो W2 का, और 2 इज इंडिकेटिंग व्हाट? आउटपुट लेयर। और हमारे पास आउटपुट लेयर पे कोई वेट नहीं है, आउटपुट लेयर पे हम सिंपली सॉफ्टमैक्स को अप्लाई करते हैं। तो वहाँ पे चूँकि हमारे पास कोई वेट्स नहीं है तो वहाँ पे इट मीन्स कि हमने उसको अप्लाई नहीं करा। तो यहाँ पर हमने क्या किया? हमने यहाँ उसको इग्नोर कर दिया क्योंकि W2 वहाँ पे कोई वेट्स है ही नहीं जिनको हमने अप्लाई करना है, वहाँ पे तो हम सिंपली सॉफ्टमैक्स को अप्लाई करते हैं। तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 हेडमड ऑपरेटर ReLU डेरिवेटिव Z1। अब ये डेल्टा 2 हम पहले ही कंप्यूट कर चुके हैं। यहाँ पे ये हमने डेल्टा 2 कंप्यूट किया हुआ है, ये है, इसकी वैल्यू यहाँ पे मौजूद है। इसको हम यहाँ पे लेंगे, डेल्टा 2 हेडमड ऑपरेटर आएगा और साथ में ReLU की वैल्यू।
तो हमने जैसे कहा था कि अगर कोई भी z की वैल्यू यानी कि अदर देन एनी पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1। तो इसी तरह से वहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो थी वो दोनों पॉजिटिव थी z1 की, तो इसलिए यहाँ पे भी 1 आ गया और यहाँ पे भी 1 आ गया। सिंपली जब हमने चूँकि एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है तो हमारे पास रिज़ल्ट वही आया जो डेल्टा 2 का था, यानी कि आउटपुट लेयर के ऊपर जो मेरे पास ग्रेडियंट आया था वही ग्रेडियंट मेरे पास डेंस लेयर 2 पे भी है। अब हमें कंप्यूट करना है किसके ऊपर, डेंस लेयर 1 के ऊपर, और उसका इंडेक्स हमारे पास है 0। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा 0 हमने लिया और यहाँ पे 0 + 1 1, इसी तरह से 0 + 1 1, और यहाँ पे चूँकि L था तो यहाँ पे 0। अब W1 हमें मालूम है, हमने W1 जो पहले अज्यूम किया था, जाहिर सी बात है ये चूँकि हम इनिशियली जो वेट्स हमने अज्यूम किए थे अभी हम उन्हीं को यूज़ करेंगे क्योंकि अभी ये फर्स्ट टाइम अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो W1 की वैल्यूज़ हैं वो हमने ले ली, और डेल्टा 1 हम ऊपर ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं विच इज़ दिस वन। तो हमारे पास ये वेट हमने लिया डेल्टा W1 का, और ये यहाँ पे हमारे पास -0.627 आ गया जो कि हमारे पास डेल्टा 1 है। तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ गई, टोटल आउटपुट, जब हमने इसको हेडमर्ट ऑपरेटर अप्लाई करते हुए ReLU के डेरिवेटिव से जब हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई -0.1254 और 0.3762। नाउ वी रिकम्प्यूट वेट्स फॉर डेंस लेयर। अब हमने ग्रेडियंट मालूम कर लिया है, यानी कि जो हमें यहाँ पे डेल्टा लॉस ओवर डेल्टा W है वो हमने मालूम कर लिया है। अब हमें क्या करना है, वेट्स को अपडेट करना है। तो सॉफ्ट मैक्स के लिए तो हमारे पास बहुत सिंपल है कि हम क्या करते हैं, डेल्टा लॉस ओवर डेल्टा W क्या है, जो हमारे पास ग्रेडियंट है उसको हम सिंपली जो एक्टिवेशन है उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब हम आउटपुट लेयर से स्टार्ट क्यों करते हैं जबकि आउटपुट लेयर के ऊपर कोई वेट्स नहीं है? बिकॉज बैक प्रोपेगेशन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द लॉस एंड लॉस इज कंप्यूटेड एट द आउटपुट इवन इफ देयर आर नो वेट्स। So this delta of output layer will be used to update W2 and B2. तब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, हमारे पास जनरल फार्मूला WL, ये न्यू यानी कि जो हमें फाइंड करना है वो इज इक्वल टू WL जो हमारे पास ओल्ड कह लें या करंट कह लें, जैसे हमारे पास उस लेयर के ऊपर जो वेट की वैल्यू है, माइनस जो हमारे पास लर्निंग रेट जो भी हमने अज्यूम किया हुआ है, जैसे इस केस में हमारे पास 0.1 है, डेल्टा L ग्रेडियंट उस लेयर के ऊपर, और साथ में L-1 यानी कि इस वक्त जो करंट है उससे प्रीवियस का एक्टिवेशन और उसका ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, W1 माइनस ईटा इंटू डेल्टा 1 इंटू A0 एक्टिवेशन एट लेयर 0 और उसका ट्रांसपोज, उससे हमने मल्टीप्लाई करना है। तो डेल्टा 1 ग्रेडियंट हमें पहले हम देख चुके हैं पीछे, वो है -0.627 और 0.627, और एक्टिवेशन जो है 0 पे वो है 0.8 एंड 1.3। ये अगर आप देखना चाहें तो पीछे देख सकते हैं, ये देख लें। A0 हमारे पास क्या है, 0.8 एंड 1.3, इसी को हमने वहाँ पे यूज़ किया। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया डेल्टा 1 को A0 से, तो हमारे पास वैल्यूज आ गई -0.5016 एंड -0.8151 और 0.5016 और 0.8151। ये सिंपल मैट्रिक्स ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। और अलबत्ता ये ज़हन में रहे कि हमें ट्रांसपोज लेना है, यानी कि यहाँ पर ही हमारे पास 0.8 1.3 जो था ये हमारे पास था 2/1 की फॉर्म में, यहाँ पे हम इसको लेकर ट्रांसपोज हो गया के बाद आ गई ये 1/2 की फॉर्म में। और
अब हमारे पास हमने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया, क्योंकि अब हमने करना है क्या कि इसको इस ईटा से मल्टीप्लाई करना है। ये जो हमारे पास वैल्यू आई है विच इज़ 0.1, और यहाँ पे हमने पुरानी वैल्यू W1 की है वो रखनी है ताकि हम नई वैल्यू को फाइंड कर सकें, नए वेट्स फाइंड कर सकें। सो वी कंप्यूटेड ओनली सॉफ्टमैक्स एट आउटपुट लेयर एंड डिड नॉट यूज़ एनी वेट, जैसा भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। सो हेयर वी आर एक्चुअली अपडेटिंग द वेट्स ऑफ डेंस लेयर 2 दैट इज़ W1। सो यहाँ पर जो हमारे पास W1 है वो हम पीछे देख चुके हैं, वो क्या है हमारे पास 0.3 एंड -0.2 और 0.1 एंड 0.4। तो हमने W1 की जो वैल्यूज़ जो हमारे पास हमने अज्यूम की हुई थी वो हमने यहाँ पे प्लेस की, और 0.1 को हमने पहले मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप देखें ये वैल्यू 0.5016 से 0.05016 हो गई। तो फाइनली हमारे पास ये अपडेटेड वेट आ गया। जो पहले हमारे पास वेट था 0.3, तो वो हो गया 0.35016, जो यहाँ पे -0.2 था वो हो गया -0.11849, 0.1 हो गया 0.04984 और 0.4 हो गया 0.31849। तो ये अपडेटेड वैल्यूज़ हैं W1 की। इसी तरह से हमने बायस को भी कंप्यूट किया। बायस की कंप्यूटेशन रिलेटिवली आसान है, आपने सिर्फ और सिर्फ जो डेल्टा है उस लेयर का उसको ईटा से मल्टीप्लाई कर देना है और करंट बायस से में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमने हमारे पास डेल्टा 1 की वैल्यू ये थी, इसको हमने 0.1 से मल्टीप्लाई किया, और हमारे पास जो बायस 1 की वैल्यूज़ थी वो 0.05 और -0.05 थी, उसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बीटा 1 की ये नई वैल्यूज़ आ गई। अब हमारे पास हमने वेट्स मालूम करने हैं डेंस लेयर 1 के। तो डेंस लेयर 1 का हमारे पास इंडेक्स जो था वो था 0। तो W0 माइनस ईटा डेल्टा 0 A -1। अब ये -1 यहाँ पे इसलिए आया कि हमने जब 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास -1 आ गया। अब जाहिर सी बात है हमारे पास हमने जो इंडेक्सिंग की उसमें कहीं हमने -1 यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हमारे पास इंडेक्सिंग जो स्टार्ट किया वो 0 से स्टार्ट किया। तो बेसिकली -1 जो है वो हमारे पास जो डेंस लेयर 1 है उस पर जो हमारे पास पूलिंग की जो आउटपुट आ रही थी वो बेसिकली x इस पावर माइनस या A -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो A एक्टिवेशन इंडेक्स हैविंग इंडेक्स -1 इज़ नथिंग बट x से मुराद यहाँ पे हमारे पास वो इनपुट नहीं है जो एक्चुअल बिगिनिंग पे इनपुट थी, बल्कि इससे मुराद हमारे पास पूलिंग लेयर की जो आउटपुट थी और जो कि हमारे पास फर्स्ट डेंस लेयर की इनपुट थी उसको हम x कह रहे हैं। और बाकी फिर हमारे पास हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम उसमें किया था, W1 के कंप्यूटेशन में किया था। और फिर हमारे पास वही स्टेप्स हैं सिंपली W0 को कंप्यूट करने के। हमारे पास फाइनली W0 आ गया। ये हमारे पास W0 की वैल्यूज़ है। अब हमने B0 भी उसी तरह से कंप्यूट करना है। ईटा को हमने डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा 0 से, जो कि हमारे पास आया था -0.1254 और 0.3762, और उसको हमारे पास जो करंट हमारे पास B की वैल्यू थी 0 पे उससे हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास फाइनल वैल्यूज़ ये आ गई, अपडेटेड वैल्यूज़। अब यहाँ तक तो जो कुछ भी हमारा प्रोसेस था काफ़ी हद तक FNN से मिलता जुलता था, अगर आपने FNN देखा हो तो। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमने कन्वोल्यूशनल वेट्स को अपडेट करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारे पास एक यहाँ पे जो कन्वोल्यूशनल लेयर के जो वेट्स हैं, इनके फ़िल्टर की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने क्या था उनको भी हम ट्रेन करेंगे, वो फिक्स वैल्यूज़ नहीं है। तो उनकी ट्रेनिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से, क्योंकि उसके अंदर हमने जो स्टेप्स अप्लाई किए थे पूलिंग के और साथ में जो है वो कन्वोल्यूशन के, तो उन सबको हमने उनके थ्रू हमने बैक प्रोपगेशन करनी है। तो अगर हमारे पास हम याद रखें कि फ्लैटन करने से पहले हमारे पास जो पूल्ड आउटपुट थी वो थी 2x2 का मैट्रिक्स था, उसका साइज़ 2x2 का था। तो सबसे पहले तो हमने ये करना है कि हमारे पास जो डेल्टा 0 है, जो ग्रेडियंट है हमारे पास इसका हमारी
फर्स्ट डेंस लेयर का, उसको हमने रीशेप करना है ताकि वो मैच कर सके हमारे पूल से। तो इसको भी हमने 2x2 मैट्रिक्स में लेके आना है, तो हम इसको 2x2 मैट्रिक्स में लेकर आ गए हमारे पास। अब यहाँ फर्स्ट रो और ये हमारे पास सेकंड रो और 2 कॉलम्स हो गए, तो 2x2 के शेप में आ गए। अब नाउ वी नीड टू बैक प्रोपेगेट थ्रू द मैक्स पूलिंग लेयर टू गेट द ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू द कन्वोल्यूशन आउटपुट। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम ये बैक प्रोपेगेशन कैसे करें ग्रेडियंट की, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो कन्वोल्यूशन का मैट्रिक्स है वो 3x3 का है, जबकि हमारे पास ये डेल्टा 0 या 2x2 का। और जाहिर सी बात है 2x2 का इसलिए है कि हमारे पास जो पूलिंग हमने जब की थी तो जाहिर सी बात है उसमें से हमने साइज़ को रिड्यूस कर दिया था। तो अब किस तरह से हम इस 2x2 के मैट्रिक्स को 3x3 के साथ मैच करें, तो उसका सिंपल तरीका ये कि सबसे पहले आप एक 3x3 की मैट्रिक्स बनाएंगे जिसके अंदर सारी वैल्यूज़ 0 होंगी, और इस 2x2 मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को उसके अंदर हमने प्लेस करना है। अब प्लेस करने का क्या तरीका है, वो ये है, a value of delta 0 can be passed to the position where the max element was found when pooling was done। यानी कि जो हमारे पास जब हमने पूलिंग की थी तो जहाँ पर हमने मैक्सिमम वैल्यू ली थी उसी पोजीशन पे हम जो है वहाँ पर वो डेल्टा 0 की वैल्यू को प्लेस करेंगे। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने फॉरवर्ड पास किया था तो वहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी था कि हमने उस वक्त उसको कहीं पे इसकी जो पोजीशन थी, जो मैक्स वैल्यू की जो हमने सेलेक्ट की थी, उसकी उस पोजीशन को भी कहीं ना कहीं हमने अपने पास सेव किया हो। तो बिल्कुल हमने इसको सेव करते हैं, और उसको हम जिस सेव करते हैं वो कहलाता है आर्क मैक्स मास्क। सो सेव द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द मैक्स वैल्यू ड्यूरिंग द फॉरवर्ड पास कॉल्ड एन आर्क मैक्स मास्क, देन यूज इट ड्यूरिंग बैक प्रोपेगेशन टू असाइन द ग्रेडियंट प्रिसाइजली। तो इसके हम यहाँ पे जो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी कि हमारे पास जो वो पूलिंग के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो कहाँ से कौन सी पोजीशन से हमने ली थी कन्वोल्यूशन की, तो वो हमारे पास इस आर्क मैक्स मास्क से आ जाएंगी। तो मिसाल के तौर पर अगर हम देखें इसमें कि ये हमने यहाँ से पिक किया था 1.0 को, तो 1.0 की पोजीशन क्या थी 0.0। इसका मतलब है कि जो हमारे पास डेल्टा 0 में जो हमारे पास वैल्यू है 0.08778, उसको हम कहाँ पे प्लेस करेंगे 0,0 पे। तो इस तरह से जब हम उस आर्क मैक्स के हम तमाम यहाँ पे हमने थोड़ा सा उसको प्रिसाइज कर दिया, उनके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो वहाँ पे हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमारे पास जब हमने पूलिंग अप्लाई की थी तो उस वक्त हमने मैक्स वैल्यू कहाँ से पिक की थी, जिन वैल्यू जहाँ से हमने वैल्यू पिक की थी वहीं पर हम इस 2x2 मैट्रिक्स से वैल्यूज़ को वहीं पर प्लेस कर देंगे। तो वहाँ पर हमारे पास उस हिसाब से ये आ गई -0.08778, 0.01254 यहाँ पर, और ये 0.16302 यहाँ पर, और 0.03762 यहाँ पर। अब चूँकि ये हमने 3x3 की मैट्रिक्स 0 एलिमेंट्स की बनाई थी, इसमें सारे एलिमेंट्स 0 थे, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो 0 ही रहेंगे। अब हमने करना क्या है, फॉर ईच पोजिशन i, j इन डेल्टा कन्वोल्यूशन, ये जो हमने यहाँ पे देखा था डेल्टा कन्वोल्यूशन, टेक द 2x2 रीजन फ्रॉम x स्टार्टिंग एट i, j मल्टीप्लाइड बाय द स्केलर डेल्टा i, j। तो अब हम इसको किस तरह से पिक करेंगे x को, तो आप देखें हमारे पास इंडेक्स क्या है 0,0। 0,0 किसके हिसाब से कि हमारे पास जो ये -0.08778 है, ये यहाँ पे हमारे पास 0,0 पर है। अब चूँकि 0,0 पर है तो यहाँ पे हमने i भी 0 लिया इनपुट का और j भी 0 लिया, और उसमें फिर हम चूँकि 2x2 का मैट्रिक्स है तो 0 से 2 तक और j में भी 0 से 2 तक, तो हमारे पास ये इनपुट आया। इसको हमने x से डेल्टा को x से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। सिमिलरली अभी हमारे पास 0,2 है, ये किसके हिसाब से कि 0.01254 जो है ये हमारे पास यहाँ पे आप देखें 0, 1, 2, तो ये हमारे पास j जो है इसका 2 है और x जो है वो या i जो है इसका 0 है, तो 0,2। तो 0,2 हमने लिया, और चूँकि 2x2 का मैट्रिक्स है तो 0 से लेकर i में 2 तक, तो 0 से 2 तक, और j में 2 से 4 तक। तो ये जो हमने मैट्रिक्स पिक किया x में से, इसको फिर हमने उसी तरह से
डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। सिमिलरली हमारे पास है 2,0, तो 2,0 हमारे पास क्या है, x 0 1 2 और इसका j जो है वो 0, तो 2,0। तो ये हमने इसी तरह से 2 से 4 तक और 0 से 2 तक मल्टीप्लाई कर दिया 0.16302 से। इसी तरह से फिर हमने 0.03762 को भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिर हमने इन सबको आपस में ऐड अप कर दिया सिंपली। तो इसी तरह से डेल्टा एल ओवर डेल्टा सी हमारे पास आ गया यहाँ पे। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने इसी तरह से जैसे हम हमेशा वेट को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि इसको ईटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ओल्ड वैल्यूज़ जो हैं डब्ल्यू सी से उसको हम में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास न्यू डब्ल्यू सी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये न्यू डब्ल्यू सी की वैल्यूज़ कौन सी की, हमारे पास कर्नल है जिससे हमने कन्वोल्यूशन किया था फ़िल्टर या कर्नल 2/2 का, उसकी हमारे पास अपडेटेड वैल्यूज़ होंगी। और इसी तरह से हमारे पास बी की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, जो हमने इनिशियली एज्यूम किया था बी सी, उसकी वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। तो इस तरह से हमने अपने कन्वोल्यूशन फ़िल्टर की वैल्यूज़ को भी अपडेट कर लिया। तो इस तरह से हमारी वेट्स की ट्रेनिंग हो गई। हमने कर्नल की वेट्स को अपडेट करना होता है इसके अंदर, जो कि ज़ाहिर सी बात हम FNN में नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे चूँकि कन्वोल्यूशन लेयर के जो फ़िल्टर है जो कि मेन रोल प्ले कर रहा है एजेस की डिटेक्शन के अंदर, शेप की डिटेक्शन में अंदर, उसको भी हमने ट्रेन करवाना है, तो उनकी भी ट्रेनिंग होगी। ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे हमने सिर्फ एक फ़िल्टर लिया है, वैसे हमारे पास यहाँ पे 64 फ़िल्टर्स होते हैं। और सिमिलरली हमारे पास फिर कर्नल है, कर्नल के अंदर भी हमने जो न्यूरॉन्स है वो भी बहुत कम रखे हैं। न्यूरॉन्स जो हमारे पास ज़्यादा होते हैं 32, 16 और जितने भी उसके हिसाब से हो सकते हैं जितने में रिक्वायर्ड हो। और साथ ही साथ हमारे पास डेंस लेयर्स भी मल्टीपल होती हैं। तो बहरहाल इस कंप्यूटेशन से आपको ये समझ में आ गया कि किस तरह से हमारे पास बैक प्रोपेगेशन पे हम इनको यूज़ करते हुए हम अपने जो वेट्स उनकी ट्रेनिंग करते हैं, किस तरह से हम फॉरवर्ड पास करते हुए जो है वो अपनी इमेज की डिटेक्शन करते हैं।